जय हिंद दोस्तों। साउथ में बनी हुई मूवीज आरआरआर, पुष्पा के बाद फाइनली बॉलीवुड ने भी एक ऐसा मूवी दिया है जिसको कि अगर आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भी वास्ता है तो इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कलाम साहब को जानते हैं तो इस मूवी में उनके यंग एज को दिखाया गया है, साथ ही दिखाया गया है इसरो के स्ट्रगल टाइम को। नंबी नारायण के साथ एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग, रसिया की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन, इन सभी लोगों की जीवन शैली आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं पर्सनल ओपिनियन की, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मूवी के फर्स्ट हाफ में बिल्कुल गूज बम्प से आ गए थे। वही मूवी के सेकेंड हाफ में मेरे ही नहीं, थिएटर में बैठे लगभग सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। इस मूवी में नंबी नारायण साहब के पूरे जीवन शैली को और कैसे इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन की शुरुआत की और ये कैसे बाहर से टेक्नोलॉजी लाने में सक्सेस हुए, इस बारे में दिखाया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन, क्या जरूरत थी इसकी इंडिया को। तो अगर मैं एक लाइन में क्रायोजेनिक इंजन के इंपोर्टेंस की बात करूं तो इंडिया से पहले ये केवल दुनिया के 5 देशों में हुआ करता था, जिनमें शामिल है यूएसए, रसिया, जापान, चाइना और फ्रांस। और यही जिद थी नंबी नारायण साहब की कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया के 5 बड़े देशों में है वो इंडिया में क्यों नहीं है, और इसी वजह से इन्होंने नासा से मिले जॉब ऑफर को भी ठुकरा दिया। देखिए दोस्त, 2 टाइप के होते हैं जनरली। एक जो हर संकट में आपका साथ देते हैं वो रसिया है, जो कि इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहता है, और दूसरे उस टाइप के दोस्त होते हैं जो इस ताक में हमेशा लगे रहते हैं कि कहीं ये कुछ बड़ा न कर जाए लाइफ में, और वो दूसरे टाइप वाला दोस्त है यूएसए। चाहे पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण को देख लिया जाए या फिर इसरो द्वारा किए गए किसी भी टेस्ट को, यूएसए हमेशा चाहता रहा है कि इंडिया के पास अपना टेक्नोलॉजी ना हो। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन और कहां पे इसका यूज आता है। देखिए जनरली जो रॉकेट प्रोपेल किया जाता है वो न्यूटन के 3rd लॉ से किया जाता है, यानी कि एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है जिससे कि रॉकेट को मोमेंटम गेन हो सके और वो टेक ऑफ होकर अंतरिक्ष में जा सके। लेकिन अगर हम चंद्रयान 2 या मार्स मिशन की बात करें तो इसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है। ऐसे में रॉकेट का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं उसमें मीथेन यूज होता है। देखिए आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल होते हैं उसमें मीथेन होता है। मीथेन CH4 और ऑक्सीजन O2, यानी मीथेन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो कि एक पॉल्यूटेंट है और इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाता है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O यानी कि पानी बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन को ही क्यों जलाते हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा कैलोरीफिक वैल्यू को। कैलोरीफिक वैल्यू वो होता है कि 1 किलो फ्यूल को जलाने पर कितना एनर्जी हमें मिल रहा है। तो जहां पे मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 50 से 55 होती है, वहीं हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 120 से 140 होती है। तो ठीक है, एज अ फ्यूल हम हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है कि रॉकेट के साथ हाइड्रोजन को भेजे कैसे, क्योंकि एक 10 बाई 10 के रूम में अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो वो पूरे रूम को कवर कर लेता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को ठंडा करके लिक्विफाई किया जाए तो वो एक छोटे से बोतल में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा टास्क है वो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना ही है। गैस को अगर ठंडा करे तो वो लिक्विड में तो चेंज हो जाता है, लेकिन वो लिक्विड कब सॉलिड बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाप यानी स्टीम के ऊपर अगर हम हाथ को लगाते हैं तो वो स्टीम लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है, और उसी लिक्विड को अगर हम -1 डिग्री सेल्सियस फ्रिज में रख दें तो वो सॉलिड में बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए -1 -2 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि -253 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। अब ऑक्सीजन को भी हम रॉकेट के साथ कैरी नहीं कर सकते, इसलिए सेम प्रोसेस में ऑक्सीजन को भी कंडेंस करके लिक्विफाई किया जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विफाई हो चुके हैं, इनको रॉकेट के साथ में ले जाना, इसी प्रक्रिया को हम क्रायोजेनिक कहते हैं। और इस पूरी क्रायोजेनिक प्रोसेस के द्वारा जिस इंजन को बनाया जाता है उसे हम क्रायोजेनिक इंजन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन का जो चैलेंज है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। अभी इसके मैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर हम एक साथ पूरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जला देंगे तो एक साथ हमारा पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ओवर द पीरियड जलाया
जाए, जिससे कि मून या मार्स पे हमारा लैंडर लैंड कर जाए। नंबी नारायण साहब, जो कि क्रायोजेनिक इंजन के फादर कहे जाते हैं, ये वो टेक्नोलॉजी 1994 में ही बना लेते, लेकिन उनके ऊपर झूठे इल्जाम और उनकी गिरफ्तारी की वजह से इंडिया अपना क्रायोजेनिक इंजन 2014 में बना पाया। इनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने मरियम नाम की एक महिला जो कि मॉरिशस की रहने वाली थी, उसको पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर थमा दिया और वो महिला वो क्रायोजेनिक इंजन का पूरा डिजाइन पाकिस्तान के पास लेकर चली गई और पाकिस्तान उसे यूएसए को दे दिया, जो कि इंटरनेशनली फैलाया गया एक बड़ा झूठ था। यही है कि कोई बाहर का देश जब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को रोक नहीं पाता तो ये प्रयास करते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों के बीच ही आपस में फूट डाल दिया जाए। और इंडिया के लोगों के अंदर ये मानसिकता भी हो गई है कि पुलिस अगर किसी इंसान को ले जाता है अपनी कस्टडी में केवल पूछताछ के लिए भी, तो लोग उसको गुनाहगार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक जुडिशरी सिस्टम यानी कोर्ट से किसी इंसान को गुनहगार साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी इंसान गुनाहगार नहीं होता, चाहे उसको पुलिस 10 बार ले जाए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बताने में आपको सक्षम रहा हूँगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे काम को और मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं इस वीडियो को और मेरे चैनल को और लोगों तक शेयर करके, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।